नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अमय साठे और इस जल संवाद के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। कभी सूखे से दरकती जमीन, खाली होते खेत और बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़ते लोग। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के हिवरे बाजार भी कभी इन्हीं समस्याओं का प्रतीक था। यह एक ऐसा गांव था जहां पानी का हर कतरा अनमोल था और उम्मीद धीरे धीरे खोती जा रही थी। लेकिन बदलाव की कहानी अक्सर एक व्यक्ति के संकल्प से शुरू होती है, एक ऐसी सोच से जो परिस्थितियों बड़ी होती है। हिवरे बाजार के लिए यह सोच लेकर आए पद्मश्री श्री पोपटलाल पवार जी, एक ऐसा नेतृत्व जिसने सूखे गांव को समृद्धि के रास्ते पर वापस ले आए। उनकी दृष्टि में पानी सिर्फ संसाधन नहीं था, बल्कि भविष्य था। चेक डैम, कंटूर बिल्डिंग, वर्षा जल संग्रहण, गांव में मिलकर प्रकृति के साथ संवाद शुरू किया। मिट्टी ने फिर से सांस ली, खेती में हरियाली लौटी और गांव में उम्मीद का सूरज फिर उगने लगा। सामूहिक निर्णय, अनुशासन और पारदर्शिता ने हिवरे बाजार को एक नई पहचान दी। खेती बदली, आजीविका बदली और बदलाव का यह मॉडल पूरे देश में प्रेरणा बन गया। आज यह गांव करोड़पतियों का गांव कहा जाता है, लेकिन इसकी असली संपत्ति है कि सोच, यहाँ के लोग और यहाँ की एकता। इस संवाद में हम खोजेंगे वह सफर जिसने एक साधारण गांव का असाधारण बनाया। हम इस समझेंगे कि जल संरक्षण, टिकाऊ खेती और समुदाय की शक्ति ने कैसे इतिहास रचा, और सबसे बढ़कर हम सुनेंगे उस व्यक्ति की आवाज जिसने हिवरे बाजार का एक सपना में एक सफल सच में बदल दिया। श्री पोपटराव पवार जी, यह एक गांव की क्रांति, यह है हिवरे बाजार की कहानी। तो आइए आज हम बात करेंगे। आज मैं हिवरे बाजार में ही आया हूँ, पोपटराव पवार जी के पैतृक गांव में, और आज हम इनसे जल संवाद करेंगे, समझेंगे कि इनकी यात्रा कैसे रही, क्या समस्याएं रही, क्या कठिनाई रही, लोगों को इन्होंने कैसे जोड़ा, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल बना। तो पोपटराव जी, नमस्कार। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं कल दिन भर आपके साथ घूमा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हम चाहेंगे कि आपकी ये जो प्रेरणादायक कहानी है, क्यों ना आप इसको हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आपकी शुरुआत कैसे हुई इस सब चीज की? एक तो मैं चौथी कक्षा तक इसी गांव में पढ़ा। पढ़ाई की सुविधा नहीं करके गांव छोड़ के रिलेटिव्स के पास जाना पड़ा। फिर 5वीं से लेकर 7वीं कक्षा प्राइमरी, 8, 9, 10 सेकेंडरी, 11, 12 सेकेंडरी और एमकॉम तक की पढ़ाई मेरी आज की अहिल्यानगर और पुरानी अहमदनगर शहर में हो गई। और वहीं से 89 में इस गांव के पंचायत के इलेक्शन में मुझे गांव की तरुणाई और महिलाओं ने ज़्यादा फोर्सफुली बुलाया, क्योंकि एक वक्त एक समृद्ध गांव था। जो लोग बारिश पे ही डिपेंड फसल उगाते थे, वो बाद में 72 में ड्राउट आ गया, 76 में आ गया, 82 में आ गया। 10 साल में 3 ड्राउट के कारण बहुत कम पानी हुआ। उसके कारण लोग पहली बार भूख और प्यास के कारण पलायन करने लगे। तब मेरा 89 नवंबर में इस गांव में आना हुआ। मैं पोपटराव जी एक बात समझना चाहता हूँ, हिवरे बाजार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब कब थी, और उस समय पहले आपकी सोच क्या थी, क्या करने की आपकी इच्छा थी? नहीं, हिवरे बाजार की हालात जो है, पहले तो ये रेसलर्स का गांव था। घर घर में पहलवान थे। आजादी के लड़ाई में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। उस वक्त लोग तो गांव में रहते थे और ज्वार और बाजरा, बस यही फसल थी गांव की। लेकिन जब खराब दिन गांव के शुरू हो गए, वो सूखे के कारण, और जब पानी नहीं तो फसल नहीं,
फसल नहीं तो भूख है, और भूख और प्यास के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। और उसके बाद जो गांव की हालात इतनी बिगड़ गई, जिस गांव में घर घर में दूध था, उस गांव में घर घर में शराब बनने लगी, और शराब के कारण गांव की हालात इतनी बिगड़ गई, तो एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनने लगी। अगर कोई अपनी लड़की की शादी गांव में करना चाहता है तो वो परेशान होता था, क्योंकि इस गांव में पीने को पानी नहीं, रोजगार की सुविधा नहीं, लेकिन नशा बहुत है, तो शादी नहीं होती थी गांव में। और ऐसे हालात में बहुत सारे झगड़े लड़ाई और नशे के कारण सुबह चूड़ियाँ हाथ में तो दोपहर को टूट जाती थी। इतनी महिलाओं की हालात खराब थी। छोटे बच्चे शराब लेके आने के, स्कूल के टीचर और गांव के लोग स्कूल में बैठ के शराब पीने, वही जुआ चलता था, ताश पत्ते खेलते थे लोग, और ये हालात थी। तो इतना बिगड़ गया था कि जिस गांव में सारे पहलवान एक साथ बैठ के लाल मिट्टी में शरीर संपदा बनाते थे, वही आपस में लड़ने लगे। और महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से पैसा आना लगा, रोज काम के बदले दाम। तो ये छोरा पैसा आ गई तो नशा और बढ़ गए, अरे वाह। और फिर गांव में लड़ाई झगड़े ये हमेशा की शुरुआत हो गई। और फिर 89 में पंचायत का इलेक्शन आ गया, तो गांव के कुछ जो यूथ, क्योंकि मैं अच्छा स्कूल क्रिकेट टीम भी मैं स्टेट खेल चुका हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया लेवल तक क्रिकेट खेल चुका हूँ, मुंबई पुणे में, और एक अच्छा जॉब भी हाथ में आए थे कस्टमर एयर इंडिया जैसे एज ए स्पोर्ट्समैन करके। लेकिन इलेक्शन के वक्त सारे लड़कों ने गांव में बुलाया, घरदार माता पिताजी घर में थे, और जब गांव आ गया तो देखा सभी ने फोर्स किया कि अरे आपका अच्छा नाम है, लिखे पढ़े हो, तो आप अगर बनते हो सरपंच तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो इसी कारण मुझे निर्विरोध सरपंच बनाया गया। तो आपने ये मुकाम तो हासिल कर लिया था। अब मैं आपको पानी का डॉक्टर कहूंगा। तो जब भी डॉक्टर कोई समस्या को हल करता है तो पहले डायग्नोस ढूंढता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया, और उसके लिए आपने क्या तरीका अपनाया, क्या आपकी योजना थी, और सबसे पहले लोगों को जो कन्विंस करना था वो आपने कैसे किया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मॉडल है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जिसमें आप गांव वालों के साथ मिलके कोई भी समस्या का हल समझाते भी हैं, और उसको उस समस्या का निदान क्या है वो भी आप गांव वालों के साथ बैठ के समझ के उनके साथ मिलके उस समस्या को आप हल भी करने की कोशिश करते हैं। तो सर आप इसके बारे में हमको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, विकास की नीति में जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती। और जब मैंने गांव में ही रुकना पसंद किया, चलो जब जॉब आ जाएगा तो निकल जाएगा जॉब के लिए, तब तक गांव में रहेंगे। जब गांव में रहना है तो ग्राम सभा 26 जनवरी 90 को ग्राम सभा हुई थी, सारे लोग ग्राम सभा में आ गए थे, और सभी ने अपनी अपनी समस्या बतानी शुरू की। तो लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई समस्या की। मैं तो डर गया था उस वक्त। तो 26 जनवरी 90 में 90 में तो ऐसे कोई गवर्नमेंट कारपोरेट फंड स्पेशल स्कीम ये कुछ नहीं था। तो इस साल से आपकी शुरुआत हुई। हाँ, तो मैंने उस जब ग्राम सभा में, क्योंकि लोगों का भरोसा था, निर्विरोध सरपंच बन गया, तो लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तब ग्राम सभा में मैंने सारी समस्या की लिस्ट जो दिखी, और मैंने तय किया इसमें प्रायोरिटी क्या देनी है। तो पहली प्रायोरिटी के लिए हमने एजुकेशन सिलेक्ट किया। अगर स्कूल अच्छा होगा गांव में, पढ़ाई अच्छी होगी तो बदलाव आ सकता है। पहला स्कूल से शुरुआत की, फिर एक 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 एक, किसी ने कहा रास्ता बनना चाहिए, किसी ने कहा माता जी का मंदिर बहुत खराब है, मंदिर बनना चाहिए, किसी ने कहा पीने के लिए पानी नहीं, पानी के लिए करो, कृषि के लिए कुछ करो, और ज़्यादातर महिलाओं ने यही कहा गाँव नशा मुक्त बनना चाहिए, ये नशा बंद होनी चाहिए। जब ये सब देखा, फिर गाँव वालों को मैंने समझा ठीक है आप जो कहते हैं हम करेंगे, लेकिन अगर आप सब लोग पूरी शक्ति से सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे चलेंगे।
और आप लड़ाई अनुशासन। झगड़े, अनुशासन होना चाहिए, या लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर जो लड़ाई झगड़े आप कर रहे हैं वो अगर खत्म करते हो तो आगे जाएंगे। फिर घर वाले माता जी को समझाया, कुछ दिन के लिए रुकूंगा, और वो शुरुआत हो गई 26 जनवरी 1990 के ग्राम सभा में। और वहां से फिर हमने काम किया लोगों का, देखो आप तैयार है तो हम आगे जाएंगे। फिर मैंने पंचायत के सेक्रेटरी को पूछा कि भाई हमारे पास कितने पैसे, तब उन्होंने कहा 14,000 रोजगार हम योजना की है हमारे पास है, लेकिन क्या स्कूल रिपेयरिंग के लिए नहीं, रिपेयरिंग नहीं कर सकते, आप पौधारोपण कर सकते। फिर एक दिमाग में आइडिया आई कि चलो आप सब मिलके 1,000 ट्रेंचेस ले लेंगे, जो गोचर भूमि में, गाँव में जितने हाँ भी- गोचर भूमि का 1 हेक्टेयर का एरिया था, वहां करेंगे श्रमदान से। और सब लोगों ने मिलकर 1,000 गड्ढे बनवाए। कितने तो लोगों का योगदान था उसमें अंदाजा? उसको पूरा गांव, पूरा? 400-500 लोग गांव में थे। अच्छा, और जब बन गया फिर टैमरिन के पेड़ लगवाए हमने, अच्छा। क्योंकि पंचायत का इनकम सोर्स कुछ नहीं था, 200-300 रुपए का ट्यूब या बल्ब में लगा सकते थे। फिर जब ये देखा कि ये काम करना है, फिर हमने वहाँ जो प्लानिंग किया कि टैमरिन के पेड़ लगवाएंगे तो 5-10 साल में हमें पंचायत को इनकम भी होगा और हरियाली का काम होगा। क्योंकि मेरी जो प्रेरणा रही बचपन का गांव निर्माण करना, कि हरे भरे पहाड़, झरने का पानी पीना, हर सीजन के फ्रूट्स, चाहे आम हो, बेर हो, जामुन हो, वो खाने को मिलते थे, ये बचपन में देखा था। वही प्रेरणा लेके ज़्यादातर काम हमने सीमेंट वर्क में नहीं किया, सबसे ज़्यादा अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन और सॉइल कंजर्वेशन यानी एरिया ट्रीटमेंट। जब ये काम हुआ तो ट्री प्लांटेशन में सक्सेस हुआ हमारा, और वहीं से फिर 50 लोगों के नाम पे हमने पेमेंट कर दिया, और वो पेमेंट निकाल के गांव के राशि में जमा कर दिया कि चलो इससे हम स्कूल का रिपेयरिंग, हनुमान जी का मंदिर का रिपेयरिंग, उसके साथ साथ जो लाल मिट्टी का होदा था, जिम था हमारा, उसका रिपेयरिंग किया। और चौथा ग्राम पंचायत का कार्यालय जो था, तो 14,000 में 5 मंदिरों का निर्माण करना था। वो 5 मंदिर कौन से थे? एजुकेशन यानी स्कूल रिपेयरिंग, जिम यानी हेल्थ मंदिर, तीसरा था हनुमान जी का आध्यात्मिक मंदिर, और चौथा था ग्राम विकास मंदिर, और 5वां मंदिर आराम से वन मंदिर बनने वाला था। अगर टैमरिन के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो हरियाली भी आ जाएगी, इनकम सोर्स। ये हमारी शुरुआत थी 26 जनवरी 90 की। तो दोस्तों एक बात बहुत समझने की जरूरत है, पोपट राव जी का जो असली मंदिर है वो मंदिर में जाके पूजा करना नहीं है, मगर उनका मंदिर जो था वो था जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण की रक्षा करना। उनके हिसाब से यही असली मंदिर है। हाँ, ग्राम विकास, अध्यात्म, शरीर संपदा बनाना, और साथ में हनुमान जी का आध्यात्मिक, और वृक्षारोपण है तो वन मंदिर, पर ज्ञान मंदिर, हेल्थ मंदिर, आध्यात्म मंदिर और ग्रामीण विकास मंदिर और वन मंदिर, ये 5 मंदिर 14,000 में। तो पवार साहब ये बताइए कि आपने समस्या तो समझ ली थी क्या थी, गांव वालों को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया? सबसे मुश्किल बात हमें जी यही होती है, तो लोगों को मोटिवेट करना। और हमने क्या किया कि जब शुरू में जोर शोर से काम चल रहा था तो मोटिवेट करने के लिए उस वक्त पैसा नहीं था हमारे पास, कोई स्कीम नहीं थी, और बाहर के गवर्नमेंट एजेंसी भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि इस गांव का बैड रेपुटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में था कि फॉरेस्ट वालों को पिटाई करनी, अच्छा, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर आ गए थे शराब पी के, उनको झगड़ा उनके साथ करना, पूरी डायरी में ब्लैक लिस्ट था करके एजेंसीज गांव में आने में वो खुश नहीं थी, डरती थी। तब हमने ये फंडा अपनाया कि चलो हम श्रमदान और लोक सहभाग से काम करेंगे, और तय किया कि अगर 1 लाख रुपए सरकार देती है तो 1,25,000 रुपए का काम हम करेंगे। 25% फ्री लेबर सिस्टम हो, लोक सहभाग, और इससे श्रमदान से। इस श्रमदान का काम शुरू हुआ तो अपने आप लोग जुड़ने लगे
कि अरे पिछले 20, 25, 30 साल में देखा कि गांव में कुछ नहीं है और अभी तो कुछ हो रहा, तो लोग जैसे जुड़ते गए वैसा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया हमारा। तो जैसे समस्या से निदान की तरफ जब आप अग्रसर थे, आपकी ये यात्रा शुरू हुई 1990 में। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपको ये सब लोगों को जोड़ के साथ में लेके आने में परिणाम कब निकलने लगे? उसके लिए आपको कितने साल का इंतजार करना पड़ा? क्या ये तो पहला प्रयास था। हम्म, इसके पहले कहीं एक मॉडल गांव बन गया है, जन भागीदारी ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं था। तो हमने जो शुरुआत की कि चलो बचपन वाला गांव तैयार करेंगे हम। और बचपन में पैसा नहीं था, लेकिन लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नहीं चाहते, नेचर के साथ लोग कनेक्ट थे, भाईचारा था, भाईचारा था। लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं। अगर गांव में किसी गरीब परिवार में भी किसी की मृत्यु होती है तो गांव के लोग घर घर के चूल्हा बंद करके सब अंत्येष्टि में चले जाते थे। पूरा गांव ये देखा था मैंने। और जब ये देखा तो इतना अच्छा गांव था और इतना चेंज बदल गया। तो इसका ये जो भी कारण है, इसका हम सब लोगों ने बैठ के अध्ययन किया और ग्राम सभा को मजबूत करने का प्रयास किया। लीडरशिप पंचायत की थी, मैं सरपंच था, जन भागीदारी लोगों को थी और गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज, उनका एक अच्छा रोल वहां बन गया। इसके लिए हमें पहला जो प्रयास करना पड़ा, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास चले जाते थे, लोग कहते थे अरे नहीं अभी हमारे पास स्कीम नहीं। फिर मैंने देखा कि पंचायत समिति हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, उनके पास जाने के बाद वो कहते थे कि वो जिला पंचायत मेंबर का लेटर लेके आओ, जो विधायक जी का लेटर लेके आओ या सांसद जी का लेटर लेके आओ। तब उसी वक्त राजनीति चल रही थी और जिला पंचायत के इलेक्शन आ गए थे, जिला परिषद, पंचायत समिति, जनपद के। और मैंने इंडिपेंडेंट करके इलेक्शन किया, पहला इलेक्शन। और उस वक्त में 1000 वोट, खाली 1000 रुपये खर्च हुआ और मैं जीत के आ गया। तो बहुत बड़ी कंपटीशन थी उस वक्त। अब जब शुरुआत हुई, राजनीति में गया तो अपने आप अलग अलग एजेंसी सपोर्ट करने लगी। क्या रे चलो ये मेंबर चुन के आ गए हैं तो चलो मदद करेगा। और मेरा नाम भी क्रिकेट में काफ़ी मशहूर था मैं, तो एजेंसीज अपने आप गांव में आने लगी और जैसा सपोर्ट मिलने लगा तैसा हमने काम करने की शुरुआत की। सर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, आपने क्रिकेट की बात करी तो आप क्या बल्लेबाजी करते थे या बॉलिंग करते थे? ऑलराउंड, मैं दोनों, ओपनिंग बैट करता था मैं या वन डाउन, और ओपनिंग पेस बॉलर था मैं। और एक काफी अच्छा, और मुझे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों में खेलने का मौका मिला, जैसा कि सुनंदन ले ले, जो अभी हमारी इंडिया की टीम के साथ दुनिया भर घूमता है। उस वक्त हम ऑल इंडिया का, हमारे पुणे यूनिवर्सिटी में 2 डाउन बैट्समैन था। और उन्हीं के कारण सचिन तेंदुलकर जी के साथ मिसे डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर मैम मेरे गांव में आके गई, उनके फाउंडेशन को भी हमने मदद की। और ये फायदा, मैं खुद तो क्रिकेट का करियर नहीं बना सका, लेकिन क्रिकेट का जो गॉड है सचिन जी ने मुझे उनके घर बुलाया था चाय के लिए। मुझे लगता है क्रिकेट के कारण खुद का करियर नहीं बन गया, लेकिन ह्यूरे बाजार का फ्यूचर बदल गया। और ह्यूरे बाजार का जो फ्यूचर बदल गया, ये देखने के लिए दूर दराज से, दुनिया भर के करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोग ह्यूरे बाजार में अभी तक विजिट कर गए। पवार साहब, आपको देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, पद्मश्री। आपको किस उपलब्धि पर सबसे ज्यादा गर्व है? नहीं, यही है कि ह्यूरे बाजार में जो भूख और प्यास थी, भूख से भूख मुक्ति की ओर हम चले गए। जिस गांव में घर घर में शराब थी, लड़ाई झगड़े, एजुकेशन नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं, और ऐसे हालात में सब गांव के लोगों ने एक साथ मिलके आपस में जो लड़ाई झगड़े वो सब बंद कर दिए और सबने गांव की विकास नीति अपनाई। इसके कारण गांव में जो बदलाव आ गया, जो लोग गांव छोड़ के शहर गए थे वापस गांव में आने लगे, पॉवर्टी लाइन खत्म हो गई, हरा भरा गांव हो गया। जो गांव बचपन में देखा था मैं, तो बचपन का गांव आज निर्माण हुआ है। अब जब ये गांव
इतना आदर्श बनता है और दुनिया भर के लोग देखने के लिए गांव में आते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी खुशी यही है कि चलो हमने किया, आप भी कर सकते हो। हम सब मिलके एक नया गांव और नया भारत तैयार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हिवरे बाजार मॉडल की सबसे बड़ी ताकत भी है। चलो। हम एक लेते हैं ब्रेक। पॉज कर। आता आपण इथपर्यंत पोहोचलो. काही सुटलं तर नाही ना, आपण फ्लो ठीक चाललाय. सर, हमने आपकी यात्रा को धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मैं तो लिखा पढ़ा था, अच्छा करियर भी था, लेकिन मैंने जब तय किया कि गांव को ही गांव की सारी समस्या से मुक्ति देनी है और एक आत्मनिर्भर गांव बनाना है, जब ये शुरुआत की तो मुझे लगता है हर युवा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई भी युवाओं ने लड़ी थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने हमेशा युवाओं के लिए विजन 2020 की बात की थी, तो मुझे लगता है युवाओं में एक विजन होना चाहिए, जोश होना चाहिए और राष्ट्र समाज की उन्नति का सपना उन्होंने देखना चाहिए। चाहे आप राजनीति में जाओ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, सोशल सेक्टर में चले जाओ या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चले जाओ, आपको वो विजन होना चाहिए। और मैं आज अनुभव करता हूँ कि आज जब हिवरे बाजार का एक अच्छा काम हुआ तो आज दुनिया भर से लोग आने लगे। जो ग्वालियर का सिंधिया परिवार का पब्लिक स्कूल है, वहाँ के स्टूडेंट भी हमारे गांव में आके गए। आईआईटी आईएम के स्टूडेंट आ जाते हैं, स्टेट कैडर की एग्जाम देने वाले अधिक ऑफिसर्स और सिविल सर्विस के भी ऑफिसर हिवरे बाजार में आ जाते हैं। खाली महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे भारतवर्ष से आ जाते हैं। और यूपीएससी पास होने के बाद सिविल सर्विस, मसूरी की जो लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकादमी है, वहाँ पहला लेक्चर मैंने 95 में दिया था और कई बार मशहूर अकादमी जाने का मौका मिलता है। साथ ही में जो वन अकादमी है देहरादून में, नेशनल फॉरेस्ट अकादमी, वहाँ भी जाने का मौका मिलता है। और जब ये ऐसा मौका मिलता है तो वहाँ से पास आउट होने के बाद जो भी आईएएस आईपीएस आईआरएस जो भी सेल टैक्स इनकम टैक्स के जो ऑफिसर बनते हैं तो वापस हमें कांटेक्ट करते हैं और वो बहुत बढ़िया अनुभव है। चाहे भारत के हर कोने में, एक तो भी उस वक्त जब मैंने लेक्चर दिया तो एक भी स्टूडेंट होता है तो वहाँ जाने का मौका मिलता है या वहाँ के एक्सपोजर के लिए उनके ऑफिसर्स, पंचायत के सरपंच, एनजीओ हिवरे बाजार में आ जाते हैं। जब वो देखते हैं तो हिवरे बाजार अरे ये तो हम आराम से कर सकते हैं, फिर वहाँ जाके अपने एरिया में वो लोग काम करते हैं। साथ ही में महाराष्ट्र में जो पानी फाउंडेशन की मूवमेंट चली, सत्यमेव जयते ने, आमिर खान जी ने, आमिर खान और किरण राव दोनों मेरे गांव में आके गए। अच्छा। और जब उन्होंने पानी फाउंडेशन की पहली चर्चा के लिए बुलाया तब गया। तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सर उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, आज भी है वो। तो 2016 में उन्होंने जो सपोर्ट किया तो वहाँ से महाराष्ट्र में पानी फाउंडेशन की बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। वैसा ही नाम फाउंडेशन है जो मराठी सिने एक्टर है नाना पाटेकर जी और मकरंद अनासपुरे जी। मकरंद जी मेरे गांव में आके गए थे। अच्छा। और उन्होंने भी नाम फाउंडेशन में बहुत अच्छा काम किया है। जेल शोषण संगठन है, शांतिलाल जी मुत्ता जी काम कर रहे। जैसा महाराष्ट्र में जल युक्त शिवार शुरू हुआ, देवेंद्र फडणवीस साहब वो बहुत विजनरी है, उन्होंने जो एक प्रयास किया था ग्राम सामाजिक परिवर्तन का। उन्होंने कहा कि हिवरे बाजार के मॉडल पे हम 1000 गांव में लेके जाएंगे और फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र की हिस्ट्री में 1000 करोड़ रुपीस का बजट प्रोविजन जल ग्रहण प्रोग्राम के लिए जल युक्त शिवार में हुआ था। सर, उसका क्या स्टेटस है? आपने अभी 1000 गांवों की बात करी, बहुत बढ़िया आज गांव की डेट में कितने हिवरे बाजार बन चुके हैं? अभी मैं स्टेट के आदर्श ग्राम योजना का भी
प्रेसिडेंट। जी पहले आदरणीय पद्म विभूषण अन्ना हजारे जी थे। जी अन्ना जी ने 2009 में रिजाइन कर दिया। उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे विलासराव जी देशमुख, अन्ना जी और बाला साहब थोरात वो जल संधारण मंत्री। उन्होंने कहा कि पोपटराव जी आज हिवरे बाजार छोड़ो, स्टेट का जिम्मा आपको देना है। तो मुझे राज्य स्तर की वो कमेटी का प्रेसिडेंट बनना है। 2014 में राजनीतिक बदलाव आ गए, सेना और बीजेपी के सरकार महाराष्ट्र में आ गए। तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सर ने बोला कि कहा पोपटराव जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप वाटर कंजर्वेशन है, ये जिम्मा आप कंटिन्यू करो। 2009 से आज 25 तक वो स्टेट कमेटी का मैं प्रेसिडेंट। पुणे में ऑफिस है, स्टाफ है, हर डिस्ट्रिक्ट में 5 मॉडल गांव बनाने हैं। तो हिवरे बाजार के आधार 100 से ज्यादा गांव ऑलरेडी काफी अच्छे मॉडल बन गए। और इसमें अन्ना हजारे जी ऐसे महानुभावों का भी अच्छा सपोर्ट भी उसमें मिला है। तो मुझे लगता है युवाओं ने यही देखना, क्योंकि भारतवर्ष के हर गांव में पंचायत रेवेन्यू विलेजेस में 6.5 लाख गांव है, 2.5 लाख पंचायतें है। अगर वो तय करेंगे हर गांव आत्मनिर्भर और मॉडल गांव बन सकता है। तो युवाओं ने तय करना चाहिए, या किसी राजनीति में जाओ या एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, वहां से भी आप लीडरशिप दे सकते हैं। चाहे आप सरपंच बन के, बैंकर बन के, एनजीओ बन के, पॉलिटिशियन बन के या कारपोरेटर बन के, आप लीडरशिप देके एक अच्छा मॉडल बना सकते हो। सर, आपने लीडरशिप की बात कही। आपके लिए सफलता की व्यक्तिगत परिभाषा क्या है? नहीं, सफलता है कि जिस मकसद से आप काम कर रहे हैं वो मकसद खुद की इमेज बढ़ाना, पैसा कमाना, या वो गांव समाज में अपना एक नाम बनना है, या गांव की उन्नति करना है। चाहे वो आप अर्बन एरिया में काम करो या ग्रामीण एरिया में, आपको जिस एरिया में काम करना है वहाँ की जो समस्या है वो समस्या का हल ढूंढ के वो समस्या खत्म करके वहाँ की समाज को एक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, मुझे लगता है वही सफलता है। अगर लोगों के भूख प्यास, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे हैं अन्न वस्त्र और निवारा, जो आवास हो, फूड सिक्योरिटी हो या क्लॉथ हो, बस सबकी लड़ाई तो वही है। लेकिन हम जो है कि दरी इतनी बढ़ रही गांव और शहर में, वो गांव शहर की दरी कम करना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो सर, आपने संवाद में अभी जिक्र किया कि हिवरे बाजार का मॉडल तो महाराष्ट्र में लागू है और हो भी रहा है, सफलता भी मिली है। क्या आपको लगता है कि हिवरे बाजार का मॉडल जो है क्या वो देश भर में भी लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां हाँ। थोड़ी अलग हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिससे हिवरे बाजार मॉडल पूरे भारत में लागू किया जा बिल्कुल सके? हिवरे बाजार जो मॉडल है, क्योंकि शुरुआत में मैंने कई एनजीओ के पास चला गया था, हमें मदद करो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ अलग जगह पे गया तो किसी ने हमें भरोसा नहीं किया और सपोर्ट नहीं किया। तब मैंने ऐसा अध्ययन किया कि ऐसा हिवरे बाजार का मॉडल बनाएंगे, हमारे देश के कोई पंचायत का सरपंच हो वो अडॉप्ट कर सके, गवर्नमेंट ऑफिसर कर सकेगा, या एनजीओ करेगा या कारपोरेट करेगा। वो यही था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसी जो है उनकी जो स्कीम्स है तो उसका अध्ययन किया और उसका कन्वर्जेंस है। स्पेशल फंडिंग नहीं है, आज भी यहाँ कोई कारपोरेट फंडिंग नहीं, स्पेशल फंडिंग नहीं। भारतवर्ष के हर गांव को जो भी राशि सरकार देती है बस उसमें जन भागीदारी दी है। अगर ग्राम सभा में मैंने लोगों को यही समझाया, और हम टैक्स पे करते हैं, फिर एक्सपर्ट बैठते हैं, स्कीम डिजाइन होती है, फिर उसका बजट होता है, बजट के बाद बजट एलोकेशन होके बजट गांव में आता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये संसद का फंड है, ये विधायक का फंड है, ये पंचायत का फंड है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, एग्रीकल्चर का है, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं। फिर हम क्या कहते हैं, ये तो सब सरकार का है, हमारा कुछ नहीं। हमने हिवरे बाजार में यही किया,
अरे हमारे टैक्स की स्कीम है, उसके ऊपर हम सुपरविजन करेंगे और कमी है तो कंट्रीब्यूट करेंगे और क्वालिटी वर्क करेंगे। आज हिवरे बाजार में कंक्रीट का रोड बन गया, सीसी रोड। 20 साल हो गए, आज भी खराब नहीं है। आगे के 20 साल भी खराब नहीं होगा। ब्लैक कारपेट का रोड बन गया है। 16 साल हो गए रास्ता खराब नहीं। और सारी बिल्डिंग देखो हिवरे बाजार की, सभी बिल्डिंग जो है वो आर्किटेक्ट डिजाइन की है। सब प्राइवेट आर्किटेक्ट ही हमने यूज किया, अलग डिजाइन लिया और वो डिजाइन से उसको काम किया, इम्प्लीमेंट किया। अच्छा। जैसा कि क्यूरिंग है, सीमेंट वर्क है तो उसको 20 दिन पानी है, सीमेंट, गिट्टी, सैंड, उसका रेशियो, ये सब जैसा कि अंग्रेजों का कंस्ट्रक्शन का नॉलेज था ना, 200 साल हो गए, आज भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फ्री। बस वही किया कि मेंटेनेंस कुछ करना नहीं है और जो कुछ करना है वो परमानेंट करना है। और इसके कारण हिवरे बाजार में आज सब देखो कि एक ही बार किया, वापस रिपेयरिंग की जरूरत नहीं। सर, आपने सड़क निर्माण को लेके बात करी 20-20 साल, कहीं आपको ऐसा लगता है या कभी आपको ऐसा लगा कि कई बार होता है कि अच्छी अच्छी योजनाएं धरी रह जाती हैं, गांव वालों का तो था ही सपोर्ट आपको, मगर अगर हम शासन की बात करें या जिले के जो अधिकारी हैं या जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनका आपको सहयोग कैसे रहा? बिल्कुल क्या 100%। क्या कठिनाइयां मिली आपको, इसमें मिली कुछ? शुरू में बहुत कठिनाई आई थी सर कुछ बताएं, थोड़ा कोई किस्सा हो तो ये था कि अगर एक रास्ता बनाना था तो हिवरे बाजार में जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस नहीं आती थी गांव में, तो स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी। कई बार प्रयास किया लेकिन रास्ता नहीं बना। अब जब विमलेंद्र शरण करके यहाँ के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और वो उस वक्त गवर्नर हिवरे बाजार विजिट करने आ रहे थे। अच्छा। पीसी अलेक्जेंडर सर 2001 की बात। अच्छा। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा सर देखो हिवरे बाजार के लिए रास्ता नहीं है, गवर्नर आ रहे, उन्होंने 4 दिन के अंदर रास्ता बनवा के दिया, गाँव में रोड बन गया। तो ऐसा ही 24 साल के बाद रोड बन गया। जहाँ स्कूल की बिल्डिंग बनानी है तो उसके एक क्लासरूम नहीं था, उसके लिए कोई परेशानी। लेकिन जब देखा हिवरे बाजार के जैसा काम डेवलपमेंट ऊपर गई, विजिटर्स आने लगे, मीडिया पर्सन्स आने लगे, पेपर न्यूज आने लगे। पहला अनुभव ये था कि हिवरे बाजार में जब जेफएम का काम किया, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, हमारा जो डेवलपमेंट का है पहला एफॉरेस्टेशन। पवार साहब, आपने हिवरे बाजार का जो मॉडल बताया, आपने उसको सक्सेसफुली या सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में तो किया ही है, आपने 100 गांवों का जिक्र भी किया। क्या आपको लगता है कि यही मॉडल पूरे भारत में भी लागू हो सकता है, कि क्या उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, कि या बेसिक जो केंद्र बिंदु है वो तो वही रहेंगे? नहीं, एक है कि हमारे देश में जो है कि अलग अलग समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में अलग समस्या है, पंजाब उत्तर भारत में अलग है, साउथ में अलग है, सूखा पीड़ित एरिया में अलग है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर काम कर रहा है। पंजाब की समस्या अलग है, वहाँ ज्यादा पानी के कारण समस्या है, तो हिवरे बाजार पानी नहीं थी करके समझ। मुझे कॉमन फैक्टर एक ही है कि जन भागीदारी और जो शासकीय सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर ये है तो मुझे लगता है समस्या कौन सी भी हो, कितनी भी कठिन हो, हम जन भागीदारी और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम उस समस्या का हल ढूंढ के वहाँ बदलाव ला सकते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। ये मतलब पूरा में अगर भारत में हमारा जो ढांचा है वो स्टेट होता है, फिर उसमें फेडरल स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, कहीं कलेक्टर होते हैं, फिर उनके नीचे सीडीओज होते हैं, डीडीसीज होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बार कोई ऑफिसर एक गांव को अडॉप्ट करता है तो जब तक वो वहां पोस्टेड है तब तक वो काम आगे चलता है। जैसा भी उसकी ट्रांसफर हो जाती
तो नए ऑफिसर आने के बाद वो अलग गांव में चले जाते हैं। और उसका होता क्या है कि जिस गांव में 50% ही काम हुआ है पूरा, वो आधा काम छूट जाता है। मुझे लगता है ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाए या विलेज पंचायत का सरपंच राजनीतिक बदलाव आ गए, तो नेक्स्ट जो आएगा ना वो कंटिन्यू इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने की सोच में होना चाहिए। क्योंकि हर एक का क्रेडिट सबको लेना है कि मेरे टेन्योर में ये काम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो कोई भी आएगा ना वो काम को आगे लेके जाना चाहिए, ये होता है। सर, आपने ये जब हिब्रे बाजार मॉडल का जब आपने ये सोचा, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी सफलता के पीछे या ऐसा कौन सा वाकया था कि जिससे गांव वालों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ा? सबसे पहले ये था कि 4th तक स्कूल था, वो 7th तक हो गया, फिर 10th तक हो गया, अच्छी पढ़ाई शुरू हो गई, तो रिलेटिव्स के बच्चे भी पढ़ाई के लिए गांव में आ गए। अच्छा, तो ये हाँ। अच्छा। दूसरा एक था कि पानी नहीं था पीने के लिए, वहाँ पीने को पानी आ गया, सिंचाई के लिए पानी आ गया, और गांव में आमदनी बढ़ गई। और जो लोग गांव छोड़ के शहर गए थे वो वापस गांव में आने लगे। तीसरी बात ये थी कि गांव में रास्ते नहीं थे, तो रास्ते बन गए तो लोग सपोर्ट में आ गए। चौथी बात ये थी घर घर में शराब थी। सबसे ज्यादा खुश गांव की महिला थी, क्योंकि जब गांव की नशा मुक्ति की ओर बहुत जोर से गांव आगे निकल गया तब सबसे ज्यादा सपोर्ट गांव के जो लिखे पढ़े लोग हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, गांव की महिला है, वो इतनी खुश हो गई, अरे तो बहुत बढ़िया चल रहा, पर अपने आप उनकी भागीदारी बढ़ने लगी गांव में। क्या आपको लगता है कि शुरुआती दिनों में लोगों को जोड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी? बिल्कुल। आखिर ऐसा है कि लोगों को जोड़ना और उनकी भागीदारी का विकास नीति में लेना वो सबसे बड़ी चुनौती होती। क्योंकि लोग कहते हैं आपको चुन के दिया है ना, आप करो, हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन मैंने यही कहा कि नहीं, आप सब आगे चलेंगे तो मैं आपके पीछे चलूंगा, नहीं तो मैं आगे और तुम पीछे तो काम नहीं बनेगा। खाली सरकारी परियोजना से काम बनता नहीं है, जन भागीदारी है तो काम और स्पीड से आगे चला जाता है। और जब ये लोगों को पता चला, आप डायरेक्ट उस वक्त तो पैसा नहीं था, आप श्रमदान से कंट्रीब्यूट करो, फ्री लेबर सिस्टम, हर घर से एक आदमी महीने में 2 बार गांव में श्रमदान के लिए आ जाएगा। जैसा पौधारोपण करना है, गांव स्वच्छ रखना है या श्रमदान करना है। जैसा कि हमारे गांव में मड और स्टोन के मकान थे, कीचड़ और पत्थर के, बहुत गरीबी थी। अब जैसे स्कूल की बिल्डिंग के लिए जगह की जरूरत थी, जो लोग गांव में से अपने फार्म हाउस में जाके रहते थे झोपड़ी में, उन लोगों ने स्कूल के लिए जगह दी थी। फिर बड़ी बड़ी दीवारें थी, फिर उसका श्रमदान सुबह 8 बजे शुरू होता था तो शाम को अंधेरे तक चलता। सारे गांव के हर घर से 2-2, 4-4 लोग आ जाते थे। अब जब लोग खुद काम करते थे ना तो उनको लगता है ये तो हमारा है, सरकार का नहीं। जब ये लोगों के अंदर बदलाव आ गया तो लोग सपोर्ट करने शुरू हो गए। अब जैसा सपोर्ट मिलने लगा तो हमने 95-2000 5 साल का प्लानिंग था जलग्राम प्रोग्राम का, जो हमारी एनजीओ बनवाई थी ग्राम सभा में, यशवंत त्यागरी वाटर से डेवलपमेंट ट्रस्ट और राज्य के स्टेट के आदर्श गांव योजना से, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के फंड थे। आप मजदूरी करो आपको पैसा मिलेगा, और 100% गांव काम के लिए वहां आ गया। जब लोग काम करने लगे तो अपने फंड भी आने लगे, राइट टाइम पेमेंट होने लगा, लोग खुशहाल हो गए और पैसा आ गया तो घर में बदलाव आ गया, बच्चे पढ़ाई करने लगे और रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया। जब ये बात हो गई तो अपने आप लोग सपोर्ट में आ गए। सर, विश्वास का तो मॉडल आपने स्थापित किया, क्या कभी ऐसी परिस्थिति आई कि अविश्वास का माहौल बना या कुछ ऐसा वाकया हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं, ऐसी कभी परिस्थिति आई? बिल्कुल। हम जब पैसा नहीं था तो सारे गांव के लोग श्रमदान करते थे, मीटिंग में आते थे, एक साथ बैठते थे। और जब गांव का नाम बनने लगा, पेपर न्यूज आने लगी,
सरकारी योजना गांव में आने लगी, तो जब सरकारी योजना आती तो फंड्स गांव में आने लगते। जैसा ही पैसा गांव में आना शुरू हो गया, वैसी गड़बड़ी गांव में शुरू हो गई। अरे कितना पैसा का पता नहीं, क्या किया पता नहीं, कितना पैसा अकेला खाता है और कोई, फिर इसमें इतना शुरू हुआ। और उसी वक्त मैं थोड़ा राजनीति में गया था, तो दिमाग में राजनीति थी, आगे जाके राजनीति करनी है, तो जिला पंचायत का मेंबर बन गया था। अब चुन के आ गया था 1,000 रुपये में। जैसे चुन के आ गया तो आउटसाइड पॉलिटिक्स गांव में आने लगा। और उसी वक्त गांव के महाराष्ट्र में एक पुलिस पाटिल होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट और गांव की लड़ाई झगड़े में वहाँ काम करता था। तो उसका सब यूनानिमसली सारे गांव के लोगों ने एक अच्छे भले हरिभाव पाटिल करके लड़का था, उसका नाम दिया था ये गांव का पुलिस पाटिल बनेगा। अच्छा। और सब हुआ था। और उसी वक्त महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन आए थे और 95 में मेरे नाम की चर्चा शुरू हो गई विधायक के लिए। और बाहर से आउटसाइड पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ और इतना खराब हालत हो गई, मैं 6 महीने गांव में नहीं आता था। मैं 68 केजी का 56 केजी हुआ था। घर वाले माँ गालियां दे रही थी, तुझे यही कहती थी इस गांव की झंझट में मत फंसना। और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि अरे खुद का तो करियर बर्बाद कर दिया, गांव में भी कुछ नहीं। और उस वक्त का माहौल ऐसा था, मैंने तय किया था चलो छोड़ देंगे, वापस अपना खुद का करियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आया था। लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र में एक बैल जो होते हैं ना, बैल पोला करके त्योहार होता है, बैल पोला। हाँ बैल पोला। तो सारे बैल गांव में आए थे और गांव की महिला और यूथ वहां आके बैठे कि जब तक सरपंच गांव में नहीं आते तब तक एक भी बैल घर नहीं जाएगा। अच्छा। और सब घर के बच्चे थे। अच्छा। और जब गांव में आ गया, वो मेरे लिए पहला चैलेंज कि मैंने इतना ही कहा कि देखो मैं कुछ गड़बड़ी करता है ऐसा लग रहा, तो मैंने तय किया महाराष्ट्र की आध्यात्मिक जो देहू और आनंद से पंढरपुर जाने वाली जो यात्रा होती है, तो कई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती पुलिस वालों की। सब गरीब लोग सब आ जाते हैं, काम करते। फिर हमने गांव में पहला सप्ताह शुरू किया और उसमें मैंने पहला प्रवचन किया था। और वो प्रवचन क्या था, संत ज्ञानदेव जी ने कहा था वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। संत तुकाराम जी ने कहा था वृक्षवल्याम स्वरे वनचरे। तो ये जब सिखाई, मैंने पहला प्रवचन किया और आध्यात्मिक सीटिंग गांव की अच्छी बन गई, तो अपने आप वापस लोगों की जन भागीदारी बढ़ गई और गांव में एक अच्छा माहौल जो बिगड़ा हुआ था, फिर वापस एक आध्यात्मिक अच्छा माहौल। आखिर अध्यात्म जो है अंतरूनी प्रेरणा होती, और महाराष्ट्र की आध्यात्मिक परंपरा ये नेचर और समुदाय से कनेक्ट है। अब उसका फायदा लेके हमने जब शुरुआत की तो अपने आप गांव की सारी समस्या खत्म हो गई और बहुत जोर से गांव विकास की रास्ते पे आगे। बाबा साहब, आपने पिछले साल देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचयन और जन भागीदारी पे एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। मैं आपके विचार जानना चाहूंगा इस विषय पे। नहीं, ये तो बिल्कुल है कि जल संचयन में जन भागीदारी होनी चाहिए। अगर जन भागीदारी नहीं है तो जल संचयन आप कितना भी करो, वापस आप समस्याग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि जब हिवरे बाजार का काम शुरू हुआ तब मैंने महाराष्ट्र के कई इलाकों में, जहाँ कुछ एनजीओ ने, बैंकर्स ने, कारपोरेट ने या गवर्नमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिला पंचायत, इन लोगों ने अच्छे मॉडल गांव खड़े किए थे। पानी आ गया, पानी जब कुएं में आ जाता है सब कैश क्रॉप उगाने लगते हैं। सबको गन्ने की फसल लेनी है या 12 महीनों की साइकिल जिस क्रॉपिंग पैटर्न लग, जैसा पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, जैसा कि बनाना, ये फसल की ओर जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वापस वो क्रिटिकल में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोटेक्टिव इरिगेशन की जरूरत होती है। एक तो खरीफ की फसल है, वो 100% बारिश डिपेंड है। रब्बी की फसल आती है तो
70% वो बारी डिपेंड हो, 30% वो आपलं प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन, और समर सीजन की फसल 100% प्रोटेक्टिव इरिगेशन वाली होती, और समस्या वही शुरू हो जाती। एक बार गन्ने की जो समझो फसल हो 10 एकड़ में है, तो दूसरे साल 20 एकड़ होती है, फिर 50 एकड़ होती है, 100 एकड़, और सब अगर गन्ने की फसल उगाने लगेंगे तो ग्राउंड वाटर पे प्रेशर आ जाता है। जब ग्राउंड वाटर पे प्रेशर आता है तो कुआं छोड़ के लोग ट्यूबवेल की ओर जाते हैं और वापस क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं, वापस पीने के पानी के लिए टैंकर आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम होता है। तो यूरे बाजार के लोगों को मैंने काफी घुमाया, एक्सपोजर करवाया कि देखो ये एक जमाने में बहुत सुखी थे लोग, आज वहां पानी की समस्या है, सब उनकी बागबानी टूट गई है, आज कुछ बचा नहीं। तो आप हमारी शुरुआत है, उनका एंड है, तो शुरुआत करनी है तो जल संचयन में अनुशासन होना चाहिए। और वो कैसा, फिर हमने ग्राम सभा में 93 में ग्राम सभा में बिल पारित किया कि गांव में कोई ट्यूबवेल नहीं लगाएगा, खाली कुआं ही ले लेंगे और कुएं से ही सिंचाई करेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बननी चाहिए। दूसरा था ज्यादा पानी वाली फसल नहीं उगाएंगे। तीसरा था जहां ट्री प्लांटेशन है वहां चराई बंदी कुल्हाड़ बंदी करेंगे। पांचवा था कि गांव नशा मुक्त करेंगे। छठा था कि घर घर में शौचालय होगा। अभी तो स्वच्छ भारत की चर्चा चल रही, हमने तो गांव में 92 में 100% टॉयलेट बनवाई थी। तो मुझे लगता है जल संचयन में अनुशासन है और इसमें जन भागीदारी है, तो मुझे लगता है जो गांव एक बार पानीदार बनता है वहां बनाया रहता है। तो 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जल संचय में जन भागीदारी होनी ही चाहिए, मुझे लगता है वही सक्सेस होने का मॉडल है, और एकमात्र रास्ता वही है, जन भागीदारी और जल संचयन, ये दोनों एक साथ चलनी चाहिए और इसको ग्राम सभा से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम विकसित भारत होने का जो 2047 का जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में इस योजना या इस जन भागीदारी और जल संचयन इसका बहुत बड़ा सहयोग और योगदान है, क्योंकि भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सूखाग्रस्त है। जैसा कि राजस्थान जैसलमेर से शुरुआत होती है डीपीएपी जोन की, फिर गुजरात का कई हिस्सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये भारतवर्ष का मोर देन 60% एरिया जो है वो कम बारिश वाला है। और कम बारिश वाला इलाका जहाँ ज्यादा है वहां पर जल संचयन हम करते हैं, तो इसमें जन भागीदारी होनी ही चाहिए। अगर होगी तो ही आप पानीदार गांव बनाए रख सकते हैं। सर, अभी हम जल संचयन की बात कर रहे हैं। भूजल स्तर बढ़ाने में समुदाय का कितना बड़ा महत्व है या कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी? क्या है कि जल स्तर बढ़ाने के लिए एक तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, इसमें जो है हमारी हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी क्या है, हमारे नीचे के एक्विफर्स क्या है वो भी देखने चाहिए। जैसा कि पहाड़ी में ट्रीटमेंट हो गई, एरिया ट्रीटमेंट हो गई, सॉइल कंजर्वेशन और ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप टू बॉटम जो कहते हैं। और ड्रेनेज लाइन में जो भी हमारी खेती में एरिया में पानी रिचार्ज होता है वो कहाँ निकलता है, नदी में निकलता है, और नदी में क्लीन पानी आता है। और वहां फिल्टर जो है हमारे एक्विफर्स के वो क्या है, जैसा कि सैंड है, मोरम है, हार्ड मोरम है, ये तो हमारे सारे नीचे के हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी जो एक्विफर्स है उसके फिल्टर है। और ऊपर का पानी फिल्टर होके भूस्तर में चला जमा हो जाता है, वो कुएं में मिलता है हमें। अगर हम ड्रेनेज लाइन को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, उसके सारे फिल्टर निकालेंगे, डिपनिंग और उसकी गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए फिल्टर निकाल देंगे, तो बारिश के दिनों में
जो भी पानी के साथ मिट्टी का बहाव होता है वो अगर एक्यूफर में डायरेक्ट चला जाएगा तो हम बाईपास भी नहीं कर सकेंगे और फ्यूचर में रिचार्ज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सारी सील्ट एक्यूफर में जाके बैठेगी। मुझे लगता है जो नेचुरल अलाइनमेंट है उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हर स्टेट की हर अभी महाराष्ट्र में 81.50 जियोलॉजी जो है तो बसाल्ट बसाल्ट पे 1.5 वो 7% वाटर रिचार्ज कैपेसिटी होती। जब रिचार्ज हो जाता है पानी फ्लो शुरू हो जाता है, बारिश थम जाती है, वाटर लिफ्टिंग शुरू होता है, तो वहाँ पर टैंकर पीने के ड्रिंकिंग वाटर के लिए गांव में आने शुरू है। ये समस्या है। जब तक हम जल ग्रहण प्रोग्राम में हमारी हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी का अध्ययन करके करके जो हमारी वो एजेंसी है ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट, उनका रोल ग्राउंड वाटर सर्वे में सबसे अहम होता है। वो जब कहेंगे नीचे का डाटा क्या है उसके बाद सर्वे करना, नहीं तो ये ऑपरेशन हो जाएगा। जहाँ ऊपर ही सरफेस रॉक है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रिचार्ज नहीं हो तो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ये भी हमने लोकल नॉलेज और गवर्नमेंट का टेक्निकल नॉलेज ये साथ में चलना चाहिए करके, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा उनका टेक्निकल नॉलेज है और स्थानीय नेतृत्व होता है, जैसे गांव का सरपंच जन भागीदारी उनका लोकल नॉलेज, ये दोनों साथ मिलके चलेंगे ना तो ही जलग्रहण प्रोग्राम में सक्सेस मिल सकती है। मेरा ना अगला सवाल जुड़ा है हमारे किसानों से जुड़ा। टिकाऊ खेती और कम पानी वाले फसलों पर कैसे फोकस शुरू करें? देखो हमारी जमीन जो है सदियों से हमारी भूख मिटाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए सही है। अगर हम जमीन में से पैसा कमाने के चक्कर में कंटिन्यूअस क्रॉपिंग पैटर्न, एक फसल दो फसल तीन फसल 4 बार फसल उगाएंगे और बहुत ज्यादा पानी भर देंगे, हम देख रहे पंजाब के हालात आज का है। जिस पंजाब की मिट्टी ने पूरे भारतवर्ष की भूख मिटा दी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, व्हीट बाउल बोला जाता है। बिल्कुल, वहां पहला एक ही फसल था गेहूं का, फिर 50% पानी बच गया, फिर साउथ का राइस धान पंजाब में चला गया और 2 फसल लेने लगे 3 फसल लेने लगे, और वहां की मिट्टी क्या बोलती है अभी ज्यादा पानी मत दे दो, अभी पेट की समस्या शुरू हो गई, ज्यादा फर्टिलाइजर मत डालो सॉइल हेल्थ खराब हो गई, और अभी पेस्टिसाइड मत डालो मुझे कैंसर हुआ है। ये आज पंजाब की मिट्टी की हालत है। तो मुझे लगता है कि फसल उगाने के लिए ऑर्गेनिक नेचुरल और थोड़ा बहुत बाहर से जो है फर्टिलाइजर उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 100% और मिट्टी को कितनी जरूरत है उतना ही पानी, उतना ही वहाँ उसका मिट्टी का जो पीएच है। तो पंजाब के हालात क्यों खराब हो गई कि वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन लेवल इतनी डाउन हो गई कि वो मिट्टी अभी मर रही, वो खुद जीने लायक नहीं है। तो हमें जो देने खा धान देगी तो वो क्या दे देगी। तो यूरे बाजार में देश का पहला सॉइल हेल्थ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सेडिमेंट लॉस का पहली लैब वाटर शेड के बाद हमारे देश में यूरे बाजार में बनी आदर्श ग्राम में। उसको लोकल नॉलेज हमारा था और टेक्निकल नॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महात्मा फुले जी का लिया। तो मुझे लगता है हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में यही केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और ज़्यादा कंटिन्यूस पानी से वाटर लॉगिंग जो होता है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की कम हो रही है। तो मुझे लगता है 2 फसल 3 फसल 4 फसल ये लेने के बाद अगर देखो हम 1 या 2 शादी के बाद अगर 5-5 10-10 बच्चे हो गए तो माता की हालात भी जैसी खराब होती है वैसा ज्यादा फसल ले लेंगे बार बार तो सॉइल की हालात भी इतनी खराब हो जाएगी। पवार साहब हम इस जल संवाद के अंतिम पड़ाव पे हैं। मेरे कुछ बहुत अहम प्रश्न मैं इस वक्त पूछना चाहूंगा आपसे कि जल परिवर्तन आने वाले समय में काफी चुनौतियां लेके आ रहे हैं, आपका क्या संदेश है? नहीं, पिछले 500 साल में जो भी टेक्नोलॉजी हम लेके आए उससे तो विकास की नीति हम मंगलयान तक चले गए।
लेकिन नेचर का और प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान हमें किया है। किया तो भी। अमृत काल तो हमने सेलिब्रेट किया और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया चिंतित है, खाली भारत देश चिंतित नहीं, दुनिया चिंतित है। तो मुझे लगता है हमारे देश में हम यही सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले 95 से रेनफॉल डाटा हमारे पास है यहाँ पंचायत में, क्योंकि वाटर बजट बेस हमारे 5th से लेकर 10th तक के बच्चे हैं स्कूल के, वही क्योंकि स्कूल ही हमारी लैब है पर्यावरण की, रणनीय अभियान की, बैंक में सेविंग कैसा करना है, गांव स्वच्छ कैसा रखना है, नशा मुक्त कैसा होना चाहिए, वो सब 5th से लेकर 10th तक के बच्चे वाटर बजट करते हैं। तो मुझे लगता है 1170 एवरेज रेनफॉल हमारे देश का है और 59-60 डेज में बारिश होती है। तो मैंने देखा 5 साल पहले हमारे एरिया में वो 59-60 डेज में बारिश हो गई, 4 साल पहले वो 40 दिन में हो गई, 3 साल पहले वो 32 दिन में हो गई, 2 साल पहले 28 दिन में हो गई, लास्ट ईयर वो 22 दिन में हो, ये साल 18 दिन में और रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हो गई। 1000 मिलीमीटर बारिश हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई, जो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट है। एक तो नॉर्थ में जो है तो भंडारदारा और ये जो है रतनगढ़ 2500 मिलीमीटर बारिश होती अकोला ब्लॉक में, और इधर ड्राउटोन एरिया में 300, 400, 500, ज्यादातर 600। पहली बार हमारे गांव में भी 1000 मिलीमीटर तक चले गए। तो मुझे लगता है 1000 मिलीमीटर ये बहुत हो गया, और इसके कारण बहुत ज्यादा पानी के साथ मिट्टी जा रही है, और मिट्टी में हमारी टॉप सॉइल यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन जा रहा। वो ऑर्गेनिक कार्बन अगर उसका फ्लो ऐसा ही चलेगा तो जमीन बंजर होने में बहुत दिन नहीं लगे। मुझे लगता है ये जो जलवायु परिवर्तन है ये दुनिया के सामने की समस्या है, उसका हल ढूंढना है। हम सबको मिलके जलवायु परिवर्तन सामने रखे, उसके क्या क्या समस्या है उसका अध्ययन करके वो आगे के 10 साल में प्लानिंग करना बहुत जरूरी। जंगल कटाई एक तो है, दूसरा ये है कि इंडस्ट्रियल जो वो पोल्यूशन है, ये बहुत सारे प्रयास, उसका स्कूल में ही एनवायरमेंट, सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन, ये सब हमारे अध्यापन में आना चाहिए। वाटर बजटिंग हमारे सिलेबस में आना चाहिए। अगर ये सिलेबस में आएगा तो बच्चे फ्यूचर में क्या समस्या है, आज क्या है वही एडमिशन होता है जो अच्छा पैकेज। ये एनवायरमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होते, क्योंकि हमारी फ्यूचर वहाँ है जलवायु परिवर्तन, लेकिन वहाँ कोई पैकेज नहीं है ना। हम पैसा जो इकोनॉमिक पैकेज बड़ा है या हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ है, तो हम यूरे बाजार में अभी 5 साल से किचन फॉर हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की आमदनी नहीं बढ़ानी है, उतना ही खुशी मिले उतना ही आमदनी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी नेचर के साथ मिलके हमें सबको काम करना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अब लौटाने की बहुत जरूरत है? बिल्कुल 75 इयर्स में जो नेचर से लिया ना वो आगे के 25 साल में नहीं दिया तो समझो ह्यूमन बीइंग मानवता ही खतरे में है, ये तो लिखे ले लो। क्योंकि आगे के 25 साल जब आजादी के 100 साल होने जाएंगे ना, तब सबसे बड़ी समस्या ये बादल फटने की कॉमन हो गया, पहले कभी नहीं था। इतना ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गया तो हमारी सॉइल और एक्यूफर्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई, और सब जो वाटर लॉगिंग इतना हो रहा तो इसके कारण सारी फसल पानी में डूब रहे, और फसल ही नहीं। और अभी हम तो 12 महीने के साइकिल के ऊपर चल रहे हैं रेनी डेज, 10 और 11 महीने बारिश हो रही। तो इसके कारण जो हमारा 27 नक्षत्र और 12 राशि के आधार पर हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने उस वक्त के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उन्होंने जो क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन किया वो हमारे सन और वृक्षों के साथ कनेक्ट किया था। सिंहस्थ कुंभ मेला ये दुनिया का सबसे बड़ा जन भागीदारी का जल सम्मेलन है। ये तो सदियों से चला आ रहा ना, और नदियों का माता मानते हैं, भू माता, जल देवता, वन देवता की देवत्व ही
भगवान का वास ही प्रकृति में है, इसलिए पहले उनको प्रोटेक्ट करो फिर जीने को। अच्छा। अभी प्रकृति को तो भगवान नहीं मान रहे, जिनके पास पैसा है वही भगवान बन गया। अगर हम व्यक्तिगत और मानवीय स्पर्श वाले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, किसी एक परिवार या व्यक्ति की कहानी जिससे आप भावुक हुए हो। नहीं, क्या होगा है कि गांव में जब हम काम करते हैं, एक विकास का डेवलपमेंट का प्लानिंग होता है, दूसरा जन भागीदारी का होता है, तीसरे जो गांव के गरीब लोग होते हैं उनकी कोई समस्या होती है, हेल्थ है, एजुकेशन है। जब शुरू में लोग जमीन बेचते थे, अगर घर में शादी है, पढ़ाई है बच्चों की, या कोई बड़ी बीमारी, तो मेरे पास आ जाओ, सरपंच साहब देखो, बैंक वाले को बोलो हमारे पास पैसा नहीं, मैं तो जमीन बेचनी पड़ेगी। तब मैंने देखा जमीन बेचता है तो गरीब और लेता है तो पैसे वाला अमीर। फिर गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना है, तो आज 1 इंच भर जमीन शिवरे बाजार की कोई आउटसाइड के लिए गई नहीं। और जो भी बेचने जिनको, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू लैंडलेस, जो भूमि नहीं पहला वो ले, वो कैसा रहेगा, कैसे लेगा। तो आज गांव में अच्छी पढ़ाई हो गई, और पढ़ाई के कारण क्या है, गांव में पान का ठेला नहीं, चाय की दुकान नहीं, स्टैचू नहीं, हम किसी की जयंती पुण्यतिथि मनाते नहीं, लेकिन हमारे जो आदर्श है उनके विचार हम कृति में लाते जीते। इसके कारण नशा मुक्त हुए। एक तो युवा डेयरी में काम करता है, किसानी करता है, बागवानी करता है, या वो पढ़ाई करता है। इसके कारण 70 से ज्यादा आदमी मैंने 45 से आसपास प्राइमरी टीचर है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, 12 डॉक्टर है, 10 प्रोफेसर है, 100 से ज्यादा डिफार्म बीफार्म सिविल मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर। इसके कारण जो लैंडलेस था 22 थे, अभी 4 बचे, वो लैंड होल्डर बन गए और बैंक को जोड़ दिया। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आज वो करीबन 5 करोड़ टर्नओवर है, पहले तो ब्लैक लिस्ट थी, आज 5 करोड़ 31 मार्च को 100% जो भी लोन लेते वापस करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नेशनल बैंक गांव में, वो भी बैंक जिसको चाहे उसको पेमेंट देती है, ग्राम सभा जिम्मेदारी उठाती है। इसका कारण जो गरीब है उनके पास गाय आ गई, भैंस आ गई, और इसके कारण घर में आमदनी आ गई और गरीबी खत्म। आज हिवरे बाजार बीपीएल 0 है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और दूसरा, जब गरीब परिवार मदद करते हैं, उनके परिवार में कोई समस्या है, जैसा एक गांव में था गिरहे करके, एंटी कम्युनिटी का गोपाल समाज के लोग हैं, जो पहले गांव में जिनकी शराब की दुकानें थी। अच्छा। तो वो पहला बंद कर दिया, स्कूल के पास उनकी शराब की दुकान। जो आपने शुरू में जो शुरू प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई जब गांव में हमने देखा कि हम नशा मुक्त गांव करेंगे, पहला प्रयास अभी उन परिवार में खेती थी, उनको हमने कुआं दे दिया, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे दिया, गाय भैंस दे दिए, बैंक जोड़ दिया। फिर पैसा गए तो वो शराब बनाने से दूर हो गए। अभी उनके घर में भी डिफार्म बीफार्म बच्चे बन गए सर्विस में। और जब उनकी वो माता बीमार थी, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, खर्च पूछा तो 1 लाख तक खर्च आएगा। और वो फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछ रहे, वो घर लेके आए, पैसा नहीं था, अपेंडिक्स पेट में बस्ट हो गया। तब मैं मिलने घर गया कि बहुत बीमार है, तो पूछे उठा के सिविल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ खाली 500 रुपए की ट्रीटमेंट हो गई। उसमें वो घर गए, 10 साल जिए, क्योंकि कारण एक था जिस माता ने खुद का घर गांव के स्कूल की इमारत बनाने के लिए दिया, उसके परिवार में प्रॉब्लम है, बच्चे तो गांव के पढ़ेंगे, उनके तो है, तो फिर उनको सपोर्ट किया। मैं हमेशा जो भी गांव के गरीब लोग हैं, उसके परिवार में कुछ भी समस्या आ गई तो हम उनको मदद करते, क्योंकि अमीर और गरीब इसकी दरी कमी होनी बहुत जरूरी। तो इसलिए हमने 90% गरीब लोग अमीर बन गए हमारे गांव में, और 10% जो आगे थे वो और ऊपर हो गए, करोड़पतियों का काम। अभी तो हिवरे बाजार पहले था, अभी तो 91 मिलियनियर्स है। अच्छा। जब स्टेट गवर्नमेंट ने पुणे की जो अच्छा इंटरनेशनल रेपुटेशन है, जो गोखले इंस्टीट्यूट सोशल और इकोनॉमिकल, उन्होंने सर्वे किया हिवरे बाजार +25 मॉडल आदर्श विलेज, तब सामने आ गए तो 91 मिलियनियर्स गाँव। जिस गांव में 800 रुपये इनकम था पर फैमिली पर ईयर, वो 50,000 तक, और आज
वो 9 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर हिवरे बाजार। हिवरे बाजार। उसमें एग्रीकल्चर, बागबानी, डेयरी और कुछ सर्विस का भी। तो ये साल में देखो ना 22 करोड़ का प्याज बेचा है लोगों ने गाँव के, क्योंकि मेन फसल प्याज, आलू, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर। और डेयरी अभी 4000 लीटर मिल्क कलेक्शन है। जिस गांव में चाय में डालने के लिए दूध नहीं था, अभी 55 लाख रुपीज पर मंथ पेमेंट गांव में आ जाता है। और गरीब लोगों को भी गाय दे दी पर डे 1 रुपया हम बोनस देते हैं 1 लीटर के लिए। और इसके कारण गांव में जो बदलाव आ गया, तो हम गरीब आदमी, एक तो एसी कम्युनिटी का साहबराव गायकवाड़, उसके पास जमीन नहीं, फिर भी उसको हमने गाय दे दी डेयरी से, लेकिन सही वक्त पे पेमेंट करता है। बिजली का बिल भी 100% भरने वाला गाँव है हमारा। बैंक का लोन लिया, वापस देता है। जो भी रेवड़ी कल्चर शुरू हुआ ना, मैं देखता हूँ ये बंदर जैसा होता है ना, बंदर 90% खराब करता है फसल और 10% वो खाता है। वैसा है रेवड़ी कल्चर, हमारी सारी कम्युनिटी को खराब कर रहा है। तो मुझे लगता है तो लोगों को हिवरे बाजार का सक्सेस यही है, हम फुकट कुछ लेते नहीं और किसको फुकट भी नहीं देते। हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास का मकान में भी जिसको मिलता है ना, वो खुद 1.5 लाख रुपए डालता है उसमें, तो उससे लगता है ये मेरा है। तो मुझे लगता है ये राजनीति गलती नहीं है। जब तक वोटर तय नहीं करेगा ना, मैं किसी से पैसा नहीं लेगा, फुकट नहीं लेगा और शराब भी नहीं लूंगा और वोट करूंगा। सब पार्टी अपने आप उसी ढंग से काम करेगी, लेकिन वो कॉमन एजेंडे की जरूरत है अभी सभी पार्टी की। एक पार्टी को एजेंडा करेगी तो 4 पार्टी आपस में जाती। हमने तो किसानों के कानून को देखा, सही क्या है गलत क्या है, आज भी किसानों को पता नहीं, लेकिन जो कानून पारित हुआ वापस रुक गया। इसका कारण एक है कि कॉमन एजेंडे की जरूरत है पॉलिटिकल, क्योंकि अभी एनवायरमेंट, पानी की समस्या, सॉइल की समस्या, पलायन है, ये सब है। और आज सारी शहरों की कैपेसिटी खत्म हो गई, सब स्लम, एक स्लम थी धारावी एशिया में सबसे बड़ी, अभी सब गांव शहर स्लम में कन्वर्ट हो रहा है। तो हिवरे बाजार में 70 परिवार जो मुंबई, ठाणे, पुणे चले गए थे वापस गांव में आ गए, क्योंकि गांव में अच्छी पढ़ाई है, हेल्थ की सुविधा है, रास्ते है, पानी है, बिजली है और एक सामाजिक सुरक्षित का माहौल है। मुझे ये लगता है आपके हिवरे बाजार के मॉडल में हर समस्या का समाधान है। बिल्कुल, हर समस्या को, खाली एनवायरमेंट का काम नहीं किया, खाली पानी का नहीं किया, हमें सामाजिक, सोशल हार्मोनी का सब काम किया। सर, अगर मैं आपको उस समय में वापस ले जा सकूं जब गांव का एक बहुत कठिन दौर था, तो आप अपने आप से क्या कहेंगे? नहीं, वो दौर इतना खराब था, तभी तो मैंने घर वालों ने तय किया तो बस गांव से विड्रॉ होने का। लेकिन उस वक्त कुछ आध्यात्मिक सीख भी मुझे मिली और इसके कारण जो एटीट्यूड बदल गया और मुझे कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ मीडिया पर्सन, इन लोगों ने भी उस वक्त काफ़ी सपोर्ट किया कि यार इतना अच्छा काम किया है। और उसके बाद मेरे में जो पेशेंस आ गए, वो पेशेंस के कारण आज मैं आपके साथ विकास नीति की बात कर रहा। अगर उस वक्त पेशेंस छोड़ के डिप्रेशन में जाके मैंने छोड़ दिया होता तो आज हिवरे बाजार ऐसा नहीं होता। और इतनी सारी दुनिया भर के लोग आज गांव में नहीं आते देखने को कि पर्यावरण, तापमानीय बदलाव का सोल्यूशन क्या है, सॉल्व के लिए क्या करना चाहिए, ये इसी कारण है। सर, अंतिम पड़ाव पे हैं, आगे आपके लिए कौन से प्रोजेक्ट या सपने अधूरे हैं या हम कुछ तो अचीव हमेशा करना है? और पहले हमने जो प्लानिंग देखो, जब 90 में सरपंच बन गया, 90 to 95 5 साल का प्लान किया था और वो 3 साल में अचीव किया था। उसके बाद गांव में समस्या आ गई थी और 1 साल रुक गया था, फिर वापस जुड़ गया। तो 95 2005 हर टाइम 5-5 साल का प्लानिंग किया और वो हमने अचीव किया। हम हर 31 दिसंबर को कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है,
लास्ट ईयर जो भी किया डिसाइड किया तो कितना अचीव किया, मोर देन 90% जो तय करते हैं नेक्स्ट ईयर का हम अचीव करते हैं। तो आज भी प्लानिंग हमारे आगे के 25 साल में सबसे बड़ी चुनौती बिजली की। अभी होरे बाजार में 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हम बनाने, और प्रधानमंत्री सौर ग्राम में भी होरे बाजार शामिल है। आज 200 से ज्यादा कुएं के ऊपर सौर पंप लगे और 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हम गांव में इम्प्लीमेंट करें। आज हमारी डेयरी, आंगनवाड़ी, स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, मंदिर हो या गांव की पंचायत है, सबके ऊपर सोलर है। और पिछले 5-10 साल से हम वो हिसाब से चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। और दूसरा, जो भी एग्रीकल्चर, पानी नहीं था, रेनफीड क्रॉपिंग बेटर था, पानी आ गया, कैश क्रॉप आ गया, कैश क्रॉप आ गया तो वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो अच्छे मार्केट में जाने के बाद दाम नहीं मिलते। हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि होरे बाजार का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेयरी प्रोड्यूस, उसका ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करना, ये हमारे सामने। और तीसरी बात ये है कि हिवरे बाजार को आगे जाके एक गांव है हिवरे बाजार से बढ़िया 1000 तो भी गांव महाराष्ट्र में बने और पूरे भारतवर्ष में एक अच्छी लहर चले ग्राम विकास की, ये हमारा मकसद है। इसलिए मैं काफ़ी घूमता हूँ। आज तक मैं 15 लाख किलोमीटर घूम चुका हूँ। हर महीने 3-4 किलोमीटर घूमता हूँ। हर महीने में 1 या 2 स्टेट में जाता हूँ। बस इतना ही। मैं खुद कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करता। जो लोग काम, चाहे कारपोरेट के लोग हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के कई डेलीगेशन मेरे गांव में आ गए, जिसके स्वर्गीय मधुर बजाज जी 40 इंडस्ट्री वालों को यहाँ लेके आए थे। दिल्ली में भी कई बार बुलाया, हर स्टेट में बुलाते हैं तो कारपोरेट के लोग आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम के लोग आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आ जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो आ जाते हैं। तो मुझे, और आध्यात्मिक लोग तो बहुत सारे, मुझे आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी, उनके साथ भी शेयर करने को मिला। हार्टफुलनेस आदरणीय कमलेश जी पटेल उपद्दा जी, उनके साथ भी कान्हा शांतिवनम में जाने का मौका मिला। स्वामी रामदेव जी बाबा जी, उन्होंने मुझे हरिद्वार भी बुलाया था कि पतंजलि बैनर के ऊपर 100 गाँव का निर्माण करना है। तो आध्यात्मिक लोग भी, अभी बीच में आदरणीय जग्गी वासुदेव जी स्वामी, उनकी टीम हिवरे बाजार में आके गई कि हम कर्नाटका में प्रोजेक्ट करें, आप वहाँ मदद करो। तो मैं 100% विदाउट पेटेंट नहीं है हमारा कोई, सोशल है तो पेटेंट नहीं, और कमर्शियल है तो हम वहाँ मदद नहीं करते। तो मुझे लगता ये है। जब आपको पता लगा कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है तो आपको कैसा लगा, और पद्मश्री मिलने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिली? मुझे लगता है जब मैं 26 जनवरी को दोपहर को 11 बजे ऑफिस में बैठा था, गांव के कुछ 8-10 लोग थे, और मुझे दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से फोन आ गया कि आप पोपटराव जी बात कर रहे हैं। उनका हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, आपका नाम पद्म अवार्ड की लिस्ट में, वो आप लेना चाहते हैं, कंसेंट 2 लाइन में दे दो। तो मुझे वो सामने वाले को भी कुछ पता नहीं चला। खुशी इस बात की है कि हमारे देश का 4 नंबर का सर्वोच्च अवार्ड है पद्म अवार्ड। वो अगर एक गांव के पंचायत के सरपंच को ग्राम विकास के काम में मिलता है तो मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार ने किया है। ये उस वक्त की मेरी धारणा। और जब 26 जनवरी को शुरुआत हो गई गांव में सम्मान की, तो लगातार 24 मार्च तक 2 महीने सम्मान चल रहे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, बाहर से भी। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद 2 साल ऑफलाइन हमारी स्कूल चालू थी गांव में, बंद नहीं किया, और राज्य घटना का पारायण में करता था, सारे लोग आ जाते थे। और उसके बाद जब 2021 में दिल्ली में फंक्शन होके आ गए, तो दिल्ली से आने के बाद हिवरे बाजार में इतना बड़ा सम्मान हुआ, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग, पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सन, तो मुझे खुशी इस बात की है।
और मैंने मेरे वो सत्कार समारोह में इतना ही भास्कर गिरी जी महाराज जो अयोध्या न्यास के भी मेंबर रहे, रामलला मूर्ति प्राण, उनके हाथों से मेरा सत्कार, क्योंकि वो अहिल्यानगर से वो आए थे, सम्मान किया। तो खुशी इस बात की, और मैंने वहाँ यही कहा कि मैं तो एक नाम मात्र था लेने दिल्ली गया था, लेकिन कारण एक है कि लोगों की जन भागीदारी, 35 साल लोगों ने श्रमदान किया, कंट्रीब्यूशन किया। हम तो प्रयास कर रहे थे, हमारे प्रयास को सारे प्रशासकीय यंत्रणा, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सिस्टम में सब पॉजिटिव एटीट्यूड से सपोर्ट किया। तीसरा, हमारे प्रयासों को जो पॉलिटिशियन है उन्होंने सपोर्ट किया, और हमारे सबके प्रयासों को जो भी कॉन्ट्रैक्टर है 35 साल में जिन्होंने क्वालिटी वर्क गांव में किया, वो कॉन्ट्रैक्टर का भी सम्मान है। और आखिर में चौथा स्तंभ जो है वही मीडिया, और मीडिया के लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया। तो मुझे लगता है हम सबका ये सम्मान करके होरे बाजार का पद्म श्री, बस ये अनुभव मुझे उस वक्त हुआ। और इसी कारण दूसरी जो खुशी मुझे मिल गई, मुझे अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष निमंत्रण मिला। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कैलाश मानसरोवर से पानी लाने के लिए जो टीम भेजी थी, उसमें मैं एक था। तो एक गांव के सरपंच के लिए जो सम्मान की बात होती है, अगर हमारे देश की सबसे ऊपरी खुर्ची पे बैठे वाले लोग जब गांव का जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है पद्मश्री का सम्मान ये तो देश के पंचायत का गौरव है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हिवरे बाजार का जल व्यवस्थापन और फसल व्यवस्थापन का 2 बार जिक्र किया है। और साथ ही में महात्मा गांधी के पोते प्रोफेसर राजमोहन गांधी हिवरे बाजार में आके रहे, और जब उन्होंने ग्राम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्ग है या नर्क है ये मुझे पता नहीं, लेकिन बापू जी की आत्मा जहाँ भी होंगी वहाँ जाके वहाँ के वॉचमैन को इतना ही बताऊंगा, बापू आपने जो आत्मनिर्भर गांव का सपना देखा था वो पूरा होता हुआ हिवरे बाजार में मैं देखा। ये एक बात। दूसरी बात है कि जब हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक शिष्टमंडल, जब मराठवाड़ा रीजन में बहुत बड़ा सूखा था, विदर्भ मराठवाड़ा में, और 2016 का सिंहस्थ कुंभ चल रहा था, नासिक में चलने वाला था, तो कैलाश और मानसरोवर से वो पवित्र जल लेके आने का और गोदावरी त्रिंबकेश्वर में छोड़ने का। इसलिए राम शिंदे जी जो महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में विजय भटकर सर, मिसेस अमृता फडणवीस मैम, एक नेमबाज पटु अंजलि भागवत, और मुझे भी वो जाने का मौका मिला कैलाश मानसरोवर। तो मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान वो था, क्योंकि हमेशा मैं राजा भगीरथ का गंगा अवतरण की जो कथा है वो हमेशा मेरे टॉक में पिछले 25 साल से होती है कि हमारे देश में पहला सूखा सगर राजा के जमाने में आया था, और सारे प्रयासों के बाद भी लोगों की भूख और प्यास नहीं वो मिटा सके। तब उन्होंने गद्दी का रिजाइन करके वह एक शिलालेख लिख के रखा था, जो कोई स्वर्ग की गंगा जी को भूलोक लाएगा उनके पूर्वजों का उद्धार होके भावी पीढ़ी को पुण्य मिलेगा। तो 450 साल बाद भगीरथ ने जन्म लिया, और जब भगीरथ में समझ आई तो वो गद्दी के ऊपर नहीं जाके बैठे, उन्होंने वो शिलालेख देखा, पढ़ा, उन्होंने कहा जब तक गंगा जी को भूलोक लेके नहीं आता तब तक मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, और हिमालय में निकल गया। वहाँ प्रे की, प्रार्थना की, फिर कपिल मुनि मिले, उन्होंने कहा यहाँ पानी का स्रोत है लेकिन तुझे गंगा जी की आराधना करना पड़ेगा। फिर गंगा जी के पास चले गए, फिर गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने कहा चलो मैं तो कल्याण के लिए आ रही हूँ, लेकिन मेरा फ्लो इतना बड़ा होगा तो जो कुछ बच गया वो बाढ़ के लपट में सब चला जाएगा, तो फिर दुख ही दुख है, फिर क्या करना पड़ेगा, आप कैलाश चले जाओ।
और कैलाश जाके भगवान शिव जी की प्रार्थना करो और उनको विनती करो कि कपिल मुनि जी ने स्रोत बताया है, गंगा जी तैयार है, लेकिन आपके जटाओं में समा लो। यह सब उस वक्त की पौराणिक कथा, और आज की टेक्नोलॉजी के युग में हम उसे देखेंगे तो कपिल मुनि डायरेक्टर जनरल ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट भारत सरकार के हेड थे। सारे एक्यूफर्स का नॉलेज था उनका। गंगा जी तो कल्याणकारी थी, वो तो तैयार थी, और भगवान शिव जी ने जटाओं में समा लिया गंगा जी को। क्या किया, तो भगवान शिव जी उस वक्त के फॉरेस्ट अकादमी देहरादून के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने जटाओं में समा लिया, यानी कि हिवरे बाजार में जो भी हमने ट्रीटमेंट की, पहाड़ों में ट्रेंचिंग, ट्री प्लांटेशन, ग्राई डेवलपमेंट, चराईबंदी, कोलाटबंदी, फिर एरिया ट्रीटमेंट, लैंड लेवलिंग, सॉइल कंजर्वेशन, कंपार्टमेंट बंडिंग, और थर्ड में ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, गली प्लग, लूज बोल्डर, अर्दन डैम, चेक डैम, तालाब, फार्म पॉन्ड्स, यह सब बनवाया। और बारिश हो गई, पहाड़ों का पानी पहाड़ों में, खेत का पानी खेत में, और नदी का पानी नदी में, सुजलाम सुफलाम हुआ। यही राजा भगीरथ की गंगा अवतार की कथा थी। और भगीरथ कौन थे, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, उसके चीफ थे उस वक्त। वो इंजीनियर थे, उन्हें टॉप टू बॉटम ये डीपीआर बनवाया था। मुझे लगता है भारतीय परंपरा ये प्रकृति के साथ कनेक्ट, इसलिए उसे देवत्व का स्वरूप दिया। और आज देखो आप मानस सरोवर और तिब्बत के लैंड देखो, क्या है वहां पर, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और नेपाल, सारे एशियन कंट्रीज का पानी का मेन सोर्स ये मानस सरोवर। करीबन 33 नदियां निकलती है जो सारे एशियन कंट्रीज को समृद्ध करती है। तो देखो आप, भगीरथ का गंगा अवतरण ये खाली पूजा का स्थल नहीं है, ये हमारा भविष्य है। जब प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर का जिक्र करते हुए सिंधु जल करार जो है वो हम खत्म करते हैं, तब सारे लोग चर्चा करने लगे ये क्या है जल करार, क्या है जल करार। क्योंकि सारा दुनिया का पानी का हिसाब जो है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, उसका सारा कानूनी ढांचा बना है। तो इसलिए भारतीय परंपरा जो है वो अध्यात्म के साथ कनेक्ट है। यानी कि मैं भी खुद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और मैं तय करके गया था कुछ भी हो जाए लेकिन एक डुबकी मानस सरोवर में लगानी। सब डर गए थे लेकिन मैंने डुबकी लगाई। तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे कैलाश दर्शन करने को मिला और मान सरोवर में नहाने को मिला। और पूरे भारतवर्ष की गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे देश की, सारी नदियों में मैं डुबकी लगा के आया हूँ। क्योंकि सभी स्टेट में, खाली अभी मेघालय जाना मेरा बाकी है, मैं तो पूरे भारतवर्ष में घूम चुका हूँ। मुझे लगता है कि पानी और पानी की समस्या का हल हमारे प्राचीन परंपरा ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, लोग प्रकृति के साथ समुदाय की जन भागीदारी से जोड़ा था। इसलिए पानी और जन भागीदारी और प्रकृति यही हमारा भगवान का वास है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रेरणा है। और एक है कि बैंकॉक में एशियन कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ इरिगेशन मिनिस्टर थे, पॉलिसी मेकर थे, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक के लोग थे। पहले दिन था अर्बन कम्युनिटी एंड वाटर मैनेजमेंट, ऑस्ट्रेलियन लेडी थी डॉक्टर मारिया साइंटिस्ट, उनका टॉक था और फिर चर्चा थी। सेकंड डे को मेरा था 20 मिनट का, रूरल कम्युनिटी एंड वाटर मैनेजमेंट और जन भागीदारी। और बाद में नेक्स्ट ईयर को सारी एशियन कंट्रीज के सेक्रेटरी, कुछ मिनिस्टर हिवरे बाजार में आके विजिट कर रहे थे। और आज तो मुझे एक मौका मिला 2026 में यूएस में नेब्रास्का यूनिवर्सिटी जो है वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है 2026 में, और वहाँ 2050 की वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस है। वहाँ हिवरे बाजार का अनुभव वहाँ रखने के लिए
मुझे मौका मिला। बहुत मुझे अच्छा। लगता है ये बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी थी पोपटराव पवार जी की संघर्ष से सफलता की। हिवरे बाजार की यह यात्रा में एक महत्वपूर्ण सच सिखाती है, बदलाव दूर कहीं नहीं होता, वो वहीं होता है जहां लोग अपनी किस्मत खुद लिखने का साहस जुटाते हैं। जहां पानी कभी एक बूंद का भी संघर्ष था, आज वहां समृद्धि की नदियां बह रही हैं। और यह सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने सपना देखने की हिम्मत की और एक पूरे गांव ने उस सपने पर भरोसा किया। श्री पोपटराव पवार ने साबित किया कि विकास किसी योजनाओं की फाइल में नहीं, लोगों की एकता और विश्वास में छुपा होता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करें और समुदाय के लिए एकजुट हों, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। आज हिवरे बाजार सिर्फ एक गांव नहीं, एक विचार है, एक प्रेरणा है। यह याद दिलाने वाला प्रमाण है कि भारत का भविष्य गांवों की मिट्टी में ही छिपा है। अगर एक गांव बदल सकता है तो हजारों बदल सकते हैं। अगर एक इंसान रास्ता दिखा सकता है तो पूरा देश कदम बढ़ा सकता है। यही है हिवरे बाजार का संदेश। बदलाव शुरुआत मांगता है और वह शुरुआत आप ही से हो सकती है। हिवरे बाजार की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। यही यात्रा खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है, आपके भीतर। धन्यवाद।